नमो नमः। खगोल शास्त्र क्या है? चंद्र संबंधी खगोल शास्त्र का सबसे क्रेटर है। चंद्रमा की प्रदक्षिणा करते समय 11 के चालक दल क्रूर ने लिखा है। पृथ्वी के चंद्रमा की मध्य के नज़दीक जिनका व्यास है उनका लगभग 93 किलोमीटर या 58 मील है। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण, उसकी व्याख्या की जाती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि जो आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेश करने वाली क्रियाओं के आरंभ, बदलाव और भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है। ज्योतिष किसी इकाई के ऊर्जा चक्र में मुख्य ऊर्जा उत्सर्जन बिंदु कई होते हैं। इनमें से मुख्य 9 से लेकर उनके सहयोग को उत्पादित माना जाता है। इसके बाद मुख्य बिंदु, फिर उनसे छोटे बिंदु को करोड़ों अरबों में होते हैं। यह एक सर्किट का विवरण होता है जिसका विस्तार से वर्णन करना यथासंभव नहीं है। केवल 7 की ही उपयोगिता होती है। ऐसा माना जाता है कि 9 में से 7 ही सबसे ज़्यादा बलवान है, मजबूत है। योग में 7 बिंदुओं का ही साधना किया जाता है। तंत्र में भी 7 का ही साधन किया गया है। ज्योतिष में 7 ग्रह की ही मान्यता है। जितने भी काम होते हैं वह सप्त के द्वारा ही पूरा होता है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा संपूर्ण सर्किट पृथ्वी के प्रभाव को प्रभावित करता है। पृथ्वी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, पर स्थान आदि के विवेचन में पृथ्वी का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पर इसका प्रभाव हम पर अत्यधिक पड़ता है क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर यह घूमता है। यह सबसे नज़दीक भी है, इसलिए यह 8वां ग्रह है। राहु और केतु यह छाया ग्रह है। यह ग्रह नहीं है, परंतु यह छाया ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। बल्कि धन ध्रुव और ऋण ध्रुव हैं जिनके बिना कोई इकाई बन भी नहीं सकता है। आधुनिक युग में यानी वर्तमान समय में ज्योतिषविद आधुनिक खोजों के 3 ग्रह को भी ज्योतिष गणना में उल्लेख किया है और प्रयुक्त मानते हैं। हमने उनके प्रभाव को वर्णित किया है, परंतु हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ग्रहों के पृथ्वी पर प्रभाव का किसी ने वास्तविक ज्योतिष अध्ययन नहीं किए हैं। इनका फल सिर्फ अनुमान एवं गणितीय तर्क पर ही आधारित होता है। 20वीं शताब्दी के दौरान व्यावसायिक खगोल शास्त्र को अवलोकित कर काल्पनिक खगोल और भौतिक शास्त्र बांटने की कोशिश की गई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खगोल शास्त्री हैं जो दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रवीणताओं की आवश्यकता होती है। पर ज़्यादातर व्यावसायिक
खगोलशास्त्री अपने आप को दोनों में एक पक्ष में पाते हैं। खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से अलग है, परंतु ज्योतिष शास्त्र एक छद्म विज्ञान है जो किसी के भविष्य ग्रहों के चाल को जोड़कर बताने की कोशिश करता है। दोनों शास्त्रों का आरंभ बिंदु एक है, फिर भी वे दोनों काफी अलग हैं। खगोल शास्त्री जहाँ वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, वही अब ज्योतिषी केवल अनुमान आधारित गणनाओं का सहारा लेते हैं। खगोल शास्त्र ब्रह्मांड में अवस्थित आकाशीय पिंडों का प्रकार, उद्भव, संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन खगोल का विषय बनता है। ब्रह्मांड में जितने भाग का पता चलता है उसमें लगभग 19 अरब आकाश गंगाओं होने का अनुमान चलता है। प्रत्येक आकाश गंगा में 10 अरब तारे हैं। तारों को कोई गिन नहीं सकता है, वो असंख्य है। आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारे पृथ्वी पर आदिम जीव 2 अरब साल पहले पैदा हुए थे। वह भी सही है या नहीं है, अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है। आदमी का पृथ्वी पर अवतरण 10 से 20 लाख साल पहले हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है। सूर्य एक औसत तारा है जिसके मुख्य 9 ग्रह होते हैं, उनमें से पृथ्वी भी एक है। इस ब्रह्मांड में हर एक तारा सूर्य के सदृश है। बहुत से तारे तो ऐसे हैं जिनके सामने अपना सूर्य अणुकण के बराबर भी नहीं ठहरता है। सूर्य के ग्रह उन सब को मिलाकर एक सौर परिवार के नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार हर एक तारों का अपना अपना परिवार होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सूर्य स्थित है, परंतु यह गलत अनुमान है। संपूर्ण और परिवार भी स्थानीय नक्षत्र प्रणाली के अंतर्गत प्रति सेकेंड 13 मील की गति से घूमते रहते हैं। स्थानीय नक्षत्र प्रणाली आकाश गंगा के अंतर्गत प्रति सेकेंड 200 मील की गति से चलता रहता है। संपूर्ण आकाश गंगा दूरस्थ बाह्य ज्योतिर्मालाओं के अंतर्गत प्रति सेकेंड 100 मील की गति से विभिन्न दिशाओं में घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह माना जाता है जिस पर मानव के कदम पहुंच चुके हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे विस्मयकारी दृश्य है आकाश गंगा का दृश्य। रात्रि के खुले आकाश में प्रत्येक मनुष्य नंगे पांव से देखा जाता है। देखने में यह हल्के सफ़ेद धुएं जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसमें असंख्य तारों का बाहुल्य स्थापित होता है। यह आकाश गंगा टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है। इसका प्रवाह तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, परंतु सुबह के काल होने से थोड़ा इसके प्रवाह पूर्वोत्तर से पश्चिम और दक्षिण की ओर रहता है। देखने में आकाश गंगा के तारे परस्पर संबंध से लगते हैं, पर यह दृष्टि भ्रम होता है। एक दूसरे से सटे हुए तारों के बीच की दूरी अरबों मील हो सकती है। जब सटे हुए तारों का यह हाल है तो दूर दूर तारों के बीच की दूरी का गणना करना बहुत मुश्किल पड़ता है। ताराओं के बीच अन्य लंबी दूरियां प्रकाश वर्ष मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो दूरी 1,86,000 प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में तय करता है। उदाहरण के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9.25 करोड़ मील है। प्रकाश की यह दूरी 8 मिनट में तय करती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 8.25 प्रकाश मिनट होता है। जिन तारों से प्रकाश
8000 वर्षों से होता है, उनकी दूरी 47.5 मील आंकी गई है। तारे तो इतनी दूरी पर है, उनसे प्रकाश के आने में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाता है। इस स्थिति में इन दूरियों को मीलों में व्यक्त करना संभव होगा। न कुछ समझ में आएगा और न हम समझ पाएंगे। प्रकाश वर्ष की इकाई का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। ब्रह्मांड के किसी और नक्षत्रों आदि के बाद बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है। यदि उसके बाद कुछ है तो प्रश्न सामने आ जाता है कि वह कुछ कहाँ तक है, उसके बाद क्या होगा। और ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना तो गया है, मगर क्यों? अन्य शब्दों में ब्रह्मांड की विशालता, व्यापकता करना संभव नहीं माना जा सकता है और माना भी जा सकता है। अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पर दूरदर्शी के द्वारा गोल गुच्छे दिखाई पड़ते हैं। इन्हें स्टार क्लस्टर या ग्लिट्रियुलर स्टार अर्थात तारे के गुच्छे, तारे के समूह कहे जाते हैं। इसमें बहुत से तारे ऐसे हैं जो बीच में तो घने रहते हैं परंतु किनारे विरल होते हैं। टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश में देखने पर कुछ धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। ये बादल के सामने बड़े सफ़ेद धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। इन धब्बों को निहारिका कहते हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य निहारिकाएं हैं। इस अपरिमित ब्रह्मांड का अति क्षुद्र अंश देखने को मिलता है। आधुनिक यानी वर्तमान समय में खोजों के कारण जैसे दूरबीन की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के दृश्यमान क्षेत्र की सीमा बढ़ती जाती है। वर्तमान समय में परिदृश्य में ब्रह्मांड की पूरी मानव क्षमता से बहुत दूर है। खगोल विद्या, भौतिकी और आधुनिक युग जर्मन भौतिकी किरचाक से आरंभ होता है और सूर्य के वातावरण में सोडियम, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा अन्य तत्वों का पता लगाया जाता है। हमारे देश में स्वर्गीय प्रोफेसर मेघनाथ ने सूर्य और तारों के भौतिक तत्वों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वर्णक्रमों के अध्ययन से पता चलता है कि खगोलीय पिंडों के वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण खोजें की हैं। हमारे देश के दो प्रख्यात विद्वान डॉक्टर एस चंद्रशेखर और जयंत विष्णु नार्लिकर ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की उलझे हुए हैं, परंतु नहीं हुआ है। कोपरनिक, टाइको ब्राहे, केपलर ने खगोल विद्या में महत्वपूर्ण कार्य किया था। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में जिन 3 नियमों का प्रतिपादन किया था वे खगोल भौतिकी आधारशिला बने हुए हैं। खगोल विद्या में न्यूटन का कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ब्रह्मांड विद्या के क्षेत्र में यानी 45 वर्षों पूर्व की खोजों के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। वैज्ञानिक हर्बल ने अपने निरीक्षणों के द्वारा ब्रह्मांड विद्या की एक नई प्रक्रिया का पता लगाया जो सुदूर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का परीक्षण किया। पृथ्वी तक आने में प्रकाश तरंगों का कंपन क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी तक आने में प्रकाश तरंगों का कंपन बढ़ जाता है। वर्णपट का झुकाव लाल रंग की ओर अधिक होता है। इस प्रक्रिया को डोपलर प्रभाव कहते हैं, परंतु ध्वनि संबंधी डोपलर प्रभाव से बहुत लोग परिचित होते हैं।
डॉपलर प्रभाव को देखते हैं तो दूर से आने वाले प्रकाश का झुकाव नीले रंग का हो जाता है और दूर जाने वाले प्रकाश स्रोत के प्रकाश का झुकाव लाल रंग की ओर होता है। हर्बल के निरीक्षणों से यह भी मालूम होता है कि आकाश गंगाएं हमसे दूर हो रही हैं। उनके पृथ्वी से दूर हटने की गति पृथ्वी से उनकी दूरी के अनुपात में है। माउंट पोलोमर वेधशाला में स्थित 200 इंच व्यास वाले लेंस की दूरबीन से खगोल शास्त्रियों ने आकाशगंगा के दूर से हटने की प्रक्रिया को देखा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति तीन धारणाएं से हुई है: स्थिर अवस्था का सिद्धांत, विस्फोटक सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। दूसरी धारणा का सबसे अधिक महत्व दिया गया है। धारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है। इसी कारण आकाश गंगाएं हमसे दूर होती चली जा रही हैं, भागती चली जा रही हैं। ब्रह्मांड का उल्टा चित्र हम अपने सामने रखते हैं तो ब्रह्मांड प्रसारित न दिखाई होकर संकुचित होता हुआ दिखाई देता है। किसी समय कोई महापिंड होता होगा, उसी के विस्फोटक होने के कारण आकाश गंगाएं हमसे बहुत दूर होती चली जा रही हैं। क्वासर और पल्सर नामक नए तारों की खोज से भी विस्फोटक सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर ग्रहों और तारों के शुभ अशुभ प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह और नक्षत्रों से संबंध रखने वाली विद्या है। ज्योतिष त्रिस्कंध होरा गणित संहिता कहलाती है। ग्रह और तारों के भिन्न भिन्न रंग के आकार दिखाई पड़ते हैं। उनसे निकलने वाली किरणों से भी भिन्न भिन्न प्रभाव है। इन्हीं किरणों के प्रभाव का भारत, बेबीलोन और सारे देशों के विद्वानों ने प्राचीन काल से अध्ययन करके ग्रहों और तारों का क्या है स्वभाव ज्ञात किया है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसके निवासियों का मुख्यतया सूर्य और सौरमंडल के ग्रहों और चंद्रमा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी विशेष कक्षा से चलती है जिसे क्रांति वृत्त कहते हैं। पृथ्वियों के निवासियों को सूर्य दिखलाई पड़ता है और कक्षा के इर्द गिर्द कुछ तारामंडल है जिन्हें राशियां कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। प्राचीन काल में इनके नाम इनकी विशेष प्रकार की किरणों के द्वारा दिया गया है। प्राचीन काल में इनकी विशेष प्रकार की किरणें निकलती थी और इनका भी पृथ्वी और इनके निवासियों पर प्रभाव अधिक पड़ता था। प्रत्येक राशि 30 की होती है और मेष राशि का प्रारंभ विषुवत क्रांतिवृत्त के सपाट बिंदु से होता है। ज्योतिष में विषुवत और क्रांतिवृत्त वर्तमान संवाद को आरंभ बिंदु मानकर 30-30 अंश की 12 राशियों की कल्पना की जाती है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों से आने वाले संपाद बिंदु की गणना की जाती है। भारतीय गणना प्रणाली में 23 अंशों का अंतर पड़ता है। फलित में अंतर नहीं पड़ता है। इस विद्या के लिए विभिन्न देशों के विद्वानों ने ग्रहों और तारों के प्रभाव का अध्ययन अपनी अपनी गणना प्रणाली से किया है। भारत में 12 राशियों के 27 विभाग किए गए हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी के शब्द एस्ट्रोन यानी तारा समूह लाजिया से लिया गया है। यह प्रणालियों प्रथाओं का वह समूह है जिसके द्वारा आकाश पिंडियों की तुलनात्मक स्थिति और संबंधित विवरणों के आधार पर व्यक्तित्व मनुष्य की जिंदगी से जुड़े हुए मामलों सांसारिक विषयों को समझकर उनकी व्याख्या की जाती है। ज्योतिष जानने वाले को ज्योतिषी या भविष्यवक्ता कहते हैं। तीसरी सहस्राब्दी में इसके प्राचीनतम अभिलेख
लेखों में अब तक ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर कई प्रथाओं और अनुप्रयोगों के निष्पादन हुए हैं। संस्कृति शुरुआती खगोल विज्ञान और अन्य विज्ञानों को आकार देने से इसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। वर्तमान समय में ज्योतिष और खगोल विज्ञान अक्सर अभिभेद्य माने जाते हैं। भविष्य के बारे में जानना दैविक ज्ञान की प्राप्ति, खगोल अवलोकन कर प्राथमिक प्रेरकों में एक है। पुनर्जागरण से लेकर 18वीं सदी के अंत तक और बाद तक खगोल विज्ञान का धीरे धीरे विच्छेद होना शुरू हो गया है। खगोल विज्ञान खगोलीय वस्तुओं के वैज्ञानिक अध्ययन से में एक ऐसे सिद्धांत के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है जिसका उसकी ज्योतिष समझ से कुछ लेना देना नहीं था। खगोलीय पिंडों की चाल उनकी स्थिति या तो पृथ्वी को सीधे तरीके से प्रभावित करती है या किसी प्रकार से मानवीय पैमाने पर मानव द्वारा मनुष्यों के द्वारा अनुभव की जाने वाली घटनाओं से संबंध होती है। आधुनिक समय में वर्तमान समय में ज्योतिषियों द्वारा ज्योतिष को एक प्रतीकात्मक भाषा का एक कला के रूप में या भविष्य कथन के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत से वैज्ञानिकों ने एक छद्म विज्ञान यानी अथवा अंधविश्वास का नाम दे दिया गया है। परिभाषाओं में अंतर के बावजूद ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जो खगोलीय पिंड अपने क्रम स्थान से भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को समझने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं और आने वाले समय में भी इस खगोल विद्या के द्वारा सभी घटनाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमें खगोल विद्या के द्वारा हमें आने वाले घटनाओं पर सतर्क रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके हमें सतर्क हो जाना चाहिए। धन्यवाद।